यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने आपके साथ यूपीपीसीएस 2021 के पेपर का डिटेल डिस्कशन स्टार्ट किया था और इसमें आपसे ये कहा था कि इस सीरीज़ को तभी कंटिन्यू रखा जाएगा जब आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, इसलिए इसके आज सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपसे बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी को उनके जवाब देने हैं, तभी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पेपर का प्रस्तावित है यूपीपीसीएस का 2024 का 27 अक्टूबर को है। ठीक है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज़ है, इसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ, और जिसको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, वो टेलीग्राम के चैनल पे हमारे जुड़ जाए। एक यूपीपीसीएस एवरग्रीन का टेलीग्राम चैनल है और एक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस 2024 का, जिसमें डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज इस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है, तो पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पेन चेंज कर दे रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का 26 नंबर का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसकी रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया गया था। तो सबको याद रहता है ये क्वेश्चन, किसकी रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया गया था भारत में अंतरराज्य परिषद को। तो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे, किसकी, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे किसको सेटअप किया गया था, इंटर स्टेट काउंसिल को। तो सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में ही जान लेते हैं। तो देखिए इंटर स्टेट काउंसिल सबको पता है कि आर्टिकल 263 के अंदर बनता है। आप लोग भी याद कर लीजिए जिसको याद नहीं है, बाकी अधिकतर लोगों को याद रहता है। ठीक है, अब देखिए ये किसके द्वारा सेटअप की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट ऑप्शंस बना देते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑप्शंस बना देते हैं। तो किसके द्वारा सेटअप की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत स्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, अब ये पहली बार कब स्टैब्लिश की गई थी, वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे स्टैब्लिश की गई थी 1990 में। ये कई लोगों को याद नहीं रहता, तो आप लोगों को याद कर लेना है। पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल वीपी सिंह गवर्नमेंट, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे स्टैब्लिश की गई थी 1990 में। ईयर भी याद रखना है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन के हैं, तो सबसे पहले चेयरमैन कौन होते हैं इसके, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। बाकी के मेंबर्स आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन के अलावा और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसका जो रोल होता है, जो भी इंटर स्टेट काउंसिल रिकमेंड करती है, वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होता है, बाइंडिंग नहीं होता। याद रखना है, एडवाइजरी होता है। और इसमें ये बात कही गई है इंटर स्टेट काउंसिल में कि ये मीट करेंगे साल में 3 बार, मतलब कहा गया है कि आप मिलिए साल में 3 बार। तो 3 बार याद रखना है कि 3 बार मिल सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है। इतने सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो सारे याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो ये आजकल पीआईबी में बहुत न्यूज़ में आता है। तो अगर पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, ये भी आर्टिकल 263 के तहत बनाया जाता है। और कौन बनाता है इसे भी प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आर्टिकल 263 में आप याद रखेंगे। एक और चीज़, इस वीडियो का फायदा तभी होगा आप लोगों को जब इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, क्योंकि इसका डिटेल में डिस्कशन किया जा रहा है। हो सकता है आपको कई सारे पॉइंट पता हो और कई सारे पॉइंट आपको नए भी मिलेंगे। अब देखिए इतने सारे कमीशन और कमेटी के नाम लिखे हैं, तो एक एक करके सारे कमीशन और कमेटी के नाम याद कर रखते हैं। देखिए पुंची कमीशन कब बना था, 2007 में बना था। किसने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। याद रखना, पुंची कमीशन कब बना था, 2007 में। किसने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद लिखा हुआ है राजमन्नार कमीशन कब बना था, 1969 में बना था। और किसने बनाया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो 2 याद किए, पुंची कमीशन 2007, राजमन्नार कमीशन 1969, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद कोठारी कमेटी कब बनी थी, ये 1964 में बनी थी। ये इंटर स्टेट काउंसिल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोठारी कमेटी कब बनी थी, 1964 में बनी थी और एजुकेशन सेक्टर को रिव्यू करने के लिए बनी थी। और ऐसी पहली कोई कमेटी इंडिपेंडेंट इंडिया में बनी थी। ठीक है, तो कोठारी कमेटी याद रखेंगे 1964। और एक बार ये एग्जाम सीएपीएफ के एग्जाम में भी आ चुका है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी, तो उससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एक कमेटी सीएपीएफ के एग्जाम में पूछी हुई थी कि कोठारी कमेटी कौन से ईयर में बनी थी, तो 1964 याद रखेंगे। ठीक है, सरकारी कमीशन कब बना था, 1983 में। तो आपको अब क्या याद रखना है, सरकारी कमीशन के जो मेंबर्स थे, 2 मेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों मेंबर्स के नाम आपको याद कर लेने हैं। सरकारी कमीशन के 2 मेंबर और थे, बी शिवरमन और एसआर सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, सरकारिया का एस है,
शिवरमन का एस है, SR सेन का एस है, तो ट्रिपल एस है, ठीक है, सरकारी कमीशन में। और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। क्लियर, इनके ईयर याद रखेंगे। और देखिए कोठारी कमेटी को अलग से याद रखेंगे, वो एजुकेशन सेक्टर में बनी थी और 1964 में बनी थी। अब इसके अलावा एक कमीशन और बना था, वो भी आपको याद रखना है। लक्ष्मीकांत के चैप्टर में आप अगर पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, तो आपको ये सारे कमीशंस लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2 बन चुके हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट ARC की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ARC कब बना था? 1966 में बना था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। बाद में कौन बने? के हनुमंथैया। तो याद रखेंगे ARC कब बना? 1966 में बना। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे और उसके बाद कौन बने? के हनुमंथैया। और फर्स्ट ARC था। अब आपको यहाँ पे एक और चीज बतानी है कि सेकंड ARC कब बना था और उसके अध्यक्ष कौन थे। चलो अध्यक्ष मैं बता देता हूँ, वीरप्पा मोइली थे, बट वो कब बना था ये आपको कमेंट करके बताना है। और ARC की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पेरिफेरल, जो कि एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से सुने। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने बिल्कुल समराइज कर दिया है। फर्स्ट ARC 1966 में बना था। राजा मन्नार कमीशन 1969 में बना था। सरकारिया कमीशन कब बना था? 1983 में। और पुंची कमीशन कब बना था? 2007 में। तो ये सीक्वेंस भी हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो इससे सीक्वेंस में याद रखना, फर्स्ट ARC, राजा मन्नार, सरकारिया, पुंची कमीशन, ठीक है। कोठारी कमीशन अलग से याद रखना है। अब एक आर्टिकल आपको खुद से पढ़ना है, आर्टिकल 262, बट मैं बता दे रहा हूं कि इसमें होता क्या है। आर्टिकल 262 रिलेटेड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से, मतलब 2 स्टेट के बीच में जब वाटर डिस्प्यूट हो जाता है तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना के उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 262 के तहत पावर किसके पास दी गई है, तो पार्लियामेंट के पास दी गई है। और अगर 263 में पावर किसके पास दी गई है इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने की, तो प्रेसिडेंट के पास दी गई है। इतना सब याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस काफी डिटेल में हो गया। अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। Which one of the following pair is not correctly matched? ठीक है, तो देखिए विटामिन ए के सामने लिखा हुआ है ऑरेंज, तो वो गलत है। ऑरेंज तो विटामिन सी के लिए है। बाकी 3 के सामने क्या लिखा हुआ है? विटामिन सी के सामने लेमन, तो ये सही है। विटामिन डी के सामने क्या लिखा हुआ है? कॉड लिवर ऑयल, तो मछली का तेल की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मछली का तेल होता है कॉड लिवर ऑयल। तो विटामिन डी के लिए कॉड लिवर ऑयल कैसे याद रखेंगे? COD, ठीक है। सी तो हमने कर लिया, ऑरेंज और लेमन में है, तो डी का यहां से डी दिमाग में रखिए, यहां से डी हम फिट कर लेंगे जब भी एग्जाम में आएगा। अच्छा, विटामिन डी की बात हो रही है, ठीक है। विटामिन सी किसमें है? विटामिन B6 किसमें है? राइस ब्रान में है, राइस ब्रान में है, ठीक है। धान के चोकर में क्या होता है? विटामिन B6 होता है। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये रिपीटेड थीम है, विटामिन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कॉड लिवर ऑयल याद रखेंगे, कई बार रिपीट हुआ है। विटामिन डी और राइस ब्रान, विटामिन B6, लेमन और ऑरेंज पूरी दुनिया को याद रहता है, तो आपको नहीं भी याद करेंगे तो भी याद रहेगा वो, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके कमेंट जरूर करें, उसी पर डिपेंड करेगा सीरीज कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, और वीडियो के रेस्पॉन्स पे भी। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टैचू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे बना था? ये 2021 का पेपर है, तो उस समय राजस्थान में बना था। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए? देखिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश के कौन से शहर में? आपको कमेंट करके बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, ये विजयवाड़ा में बना है, विजयवाड़ा में बना है आंध्र प्रदेश के स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। और किसके लिए बना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए बना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बना है आंध्र प्रदेश में, भूलना नहीं है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे गुजरात सिटी, जैसे ही गुजरात स्टेट का नाम आया तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि यहाँ पे तो स्मृति वन बना है। भुज में जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, उसको लेके एक स्मृति वन बनाया गया था, तो अभी उसको एक अवार्ड भी मिला है। अब क्या अवार्ड मिला है मैं आपको घटनासार की सीरीज में कई बार बता चुका हूं। अब आपको आज कमेंट करके बताना है कि स्मृति वन को कौन सा
अब किस चीज़ में रिकॉग्नाइज किया गया है या किस चीज़ में शामिल किया गया है और कौन सी ऐसी वर्ल्ड बॉडी है जिसने शामिल किया है। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश आ गया, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मुझे याद आया सेंसस कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में जो रूरल पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन है 29 नंबर का, पीएम वानी योजना। देखिए जब ये एग्जाम में आई थी तो पीएम वानी को WANI बोलते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे V लिखा आ गया था तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया गया था। तो अगर मैं W से बात करूँ तो पीएम वानी योजना किससे रिलेटेड है? पब्लिक स्पेस में वाईफाई को प्रोवाइड करना, सार्वजनिक स्थलों में वाईफाई की उपलब्धता से रिलेटेड है पीएम वानी। तो अब आपको कौन कौन सी स्कीम्स याद रखनी है? अभी रिसेंटली बहुत सारी स्कीम्स न्यूज में चल रही हैं, दो मैं आपको बता देता हूँ। पीएम सूर्य घर योजना या पीएम सूर्योदय योजना। क्या पीएम सूर्य घर योजना या पीएम सूर्योदय योजना, इसमें बात की गई है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को बिजली प्रोवाइड करेंगे, सोलर एनर्जी मतलब सोलर के थ्रू बिजली प्रोवाइड करेंगे और 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड करेंगे फ्री। ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट पर हाउस होल्ड 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये योजना किस डेट को लॉन्च की गई ये आपको बताना है, पीएम सूर्य घर योजना। और अगली स्कीम क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप डिटेल में खुद से पढ़ लेना। इसमें एक नंबर है 18। अब ये 18 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर किसी को कमेंट करना है। कोई एक बंदा सारे कमेंट कर देता है फिर कोई और कमेंट नहीं करता, ऐसा नहीं, सबको कमेंट करना है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सबको फायदा होना है, जब सब मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इको मार्क की बात हो रही है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट को इको मार्क का टैग दिया जाता है जो एनवायरमेंटली सेफ हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को किसका टैग दिया जाता है? इको मार्क का टैग दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब ये टैग कब से स्टार्ट हुआ था? 1991 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1991 से इको मार्क स्टार्ट हुआ था और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट को दिया जाता है। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टैग को देती है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इको मार्क के टैग का लोगो क्या है? लोगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्दन पॉट, मतलब मिट्टी का घड़ा, इसका लोगो है अर्दन पॉट। ठीक है, और पर्यावरण के लिए स्वच्छ सामग्री के लिए इको मार्क का टैग दिया जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए सबको पता है कि जनरल इलेक्शन में वोट करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका आंसर यही हो गया। बाकी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना ये जनरल कर्तव्य है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आइडियल्स को हमें अबाइड करना है, मतलब संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का, ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, ऊपर वाला नहीं है। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी को डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि किन किन वर्ड्स को ध्यान में रखा जाए, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी में किन किन वर्ड्स में और कहाँ कहाँ सिमिलरिटी है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, आर्टिकल 48A और 51A क्लॉज G, ये दोनों एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल्स एक DPSP में है कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, मतलब अपने आर्ट हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। तो आपको अगर कभी भी प्रॉब्लम आए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें या क्या चीज़ याद रखनी है, आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे अपने डाउट पूछिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी की बात आई है, तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी थी क्या? आपको पता है? नहीं, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र नहीं किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी किससे ऐड की गई थी? 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। किससे? 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट कब आया था? 1966 में आया था और उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। कितनी? 10, याद रखना नंबर्स भी। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उससे एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 2002 में हुआ और अटल जी के टाइम पे हुआ था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अटल जी थे उस समय, उनके टाइम पे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, और इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। उसका नाम क्या आपको पता है? हाँ,
हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और ये किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की या गार्जियंस की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। अब यहीं आपसे मेरा क्वेश्चन है कि डीपीएसपी में भी एजुकेशन की बात की गई है, तो डीपीएसपी में जो एजुकेशन की बात की गई है उसमें बच्चों की एज कितनी से कितने तक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। और फंडामेंटल ड्यूटी डिटेल में पढ़ लेना, रिपीटेड थीम है, याद रखना है। क्लियर। अगला, अच्छा एक क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी में आप बताएंगे, एक वर्ड है कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर, ये कंपोजिट कल्चर आर्टिकल 51A के कौन से क्लॉज में मेंशन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कंपोजिट कल्चर को क्या बोलेंगे, चलिए आप खुद देख लेना हिंदी में क्या बोलेंगे एक बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पीस प्राइज 2020 का किसको मिला? तो वर्ल्ड, उस समय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, तो वो पूछ लिया गया। अब यहीं पे हम डिस्कस करेंगे नोबेल पीस प्राइज 2023 के, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत चांसेस हैं कि आ जाएं। ठीक है, तो उनको सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है नोबेल पीस प्राइज 2023 के। मैंने इसको ट्रिक के थ्रू कोशिश की है कि आपको मैं याद करा दूं। आज वीडियो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें करंट अफेयर का वेटेज भी मैंने अच्छा खासा डाल दिया है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनसे रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले मेडिसिन के फील्ड में किसको दिया गया? कैटालिन करीको को दिया गया। किसको? कैटालिन करीको को और वाइजमैन को। ठीक है, याद रखेंगे किसको दिया गया? कैटालिन करीको को। और एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड होल्ड करना। कहाँ गया? कैटालिन करीको को और वाइजमैन को दिया गया। तो कैसे याद रख, और किस में दिया गया? एमआरए वैक्सीन के लिए दिया गया। ठीक है, तो मेडिसिन के फील्ड में किसको दिया गया? कैटालिन करीको को, और वाइजमैन को दिया गया एमआरए वैक्सीन पे काम करने के लिए। ठीक है, तो सही। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किस काम के लिए दिया गया है? तो एमआरए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसको कैसे याद रखना है? मेडिसिन आपने किसको खिलाई? बिल्ली को खिलाई। ठीक है, बिल्ली को खिलाई, और बिल्ली मतलब CAT होता है, हम पढ़ेंगे कैट, KAT होता है। और कैट मेडिसिन खाने के बाद वाइज हो गई, मतलब बुद्धिमान हो गई, वाइज मैन बन गई। तो मेडिसिन से कैट को खिलाई, कैट क्या बन गई? वाइज मैन बन गई। तो हमने मेडिसिन का याद रख लिया और एमआरए वैक्सीन पर काम करने के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का किसको दिया गया है? पियरे अगोस्टिनी को, फ्रेंच क्रासूस को और एनी उन हुलियर को। और किसके लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? एटो सेकंड को जनरेट किया है, और एटो सेकंड को जनरेट किया है और उससे इलेक्ट्रॉन के डायनामिक्स को स्टडी की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए किसको दिया गया? क्योंकि इन्होंने एटो सेकंड को जनरेट किया है और उससे क्या किया है? लाइट की एटो सेकंड को जनरेट किया है और इलेक्ट्रॉन के डायनामिक्स को स्टडी की है। ठीक है, अब देखिए एटो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻⁻8 सेकंड। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो याद रखना है। ठीक है, अब फिजिक्स के कैसे याद रखेंगे? फिजिक्स अगर कोई बंदा या बंदी पढ़ रही है तो वो प्यारी या प्यारा होगा। ठीक है, तो प्यारी या प्यारा से हमने क्या किया? पियरे। क्लियर। अब इतना पढ़ लिया कि उनका पढ़ते पढ़ते सब भूल गए, तो उनका क्या हो गया? हुलिया खराब हो गया, मतलब उनकी शकल सूरत, वेशभूषा, कपड़ा पहनने ही, बूट कपड़े, गंदे कपड़े पहन रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो हमने क्या याद किया कि प्यारा है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा या बंदी, और उनका हुलिया खराब हो गया। ठीक है, हुलिया खराब होने की वजह से उन्होंने कुछ किया या करा से क्रासूज। ठीक है, कि हुलिया को ठीक करते हैं। तो प्यारा, हुलिया, करा, इतना याद रखेंगे तो एग्जाम में 100% आपको याद आ जाएगा। बट कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना के याद रखना है जिससे कि एग्जाम में कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो। और दूसरा एटो सेकंड के लिए दिया गया जो 10⁻⁻8 सेकंड है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए किसको दिया गया? मोगली जी बाउंडी को, लुइस ई ब्रूस को और एलेक्सिस एकीमूव को। ठीक है, अब इसको किनके लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स के डिस्कवरी के लिए और उसके सिंथेसिस के लिए दिया गया। तो कैसे याद रखेंगे कि केमिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं वो बावले हो जाते हैं। तो हरियाणा में बावले लोगों को क्या कहा जाता है? पागल कहा जाता है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली, अब आप बावले हो गए। तो मोगली जी बावंडी को क्या पढ़ लिया हमने? बावले हो गए, मतलब पागल हो गए केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हम प्यारे हो गए थे। ठीक है ना, प्यारे मतलब प्यारा,
प्यारे तो कुछ और मतलब होता है उसका, ठीक है। तो प्यारे मतलब मर जाते हैं, तो प्यारे नहीं, प्यारा वर्ड यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बावले हो गए, बावले हो गए, इसका मतलब हमने ब्रश भी नहीं किया, हम इतने पढ़ने में व्यस्त हो गए कि बावले हो गए, पागल हो गए, हम ब्रश करना भी भूल गए। तो लीस ई ब्रश और ये एकीमो, इसको आप याद रख लेना कि इतना एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं कि मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो मूव यहाँ से लास्ट का उठा लेना कि हम मूवमेंट ही हमने बंद कर दिया। तो केमिस्ट्री याद हो गया। अब लिटरेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जॉन फॉसे, जॉन फॉसे लिटरेचर के लिए, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। जब किसी एक बंदे को दिया जाता है तो उनका कंट्री भी याद रखते हैं, ठीक है। जॉन फॉसे कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के, और ये प्ले लिखते हैं या प्रोज लिखते हैं और ऐसे लोगों को वॉइस देते हैं जो अपनी आवाज को खुद से नहीं कह पाते, तो वॉइस टू वॉइसलेस। तो यहाँ पे कीवर्ड अपने मेंस की बुक में नोट डाउन कर लेना, वॉइस टू वॉइसलेस, ठीक है। अब ये मेंस में नोट डाउन कर लेना, बाद में सिखाऊंगा मेंस और कैसे कैसे यूज करते हैं वर्ड्स को हम। तो लिटरेचर का क्या है, जॉन फॉसे, जॉन फॉसे को मिला, नॉर्वे के रहने वाले हैं, और किसके लिए, ये ऐसी किताबें लिखते हैं जिससे कि, या प्रोज लिखते हैं जिससे कि ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते या जिनके पास वॉइस नहीं है उनको आवाज दी जा सके, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, आप अगर गूगल करेंगे फॉसे मिनिमलिज्म, फॉसे मिनिमलिज्म मतलब फॉसे साहब क्या थे, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देते थे। तो फॉसे मिनिमलिज्म किससे रिलेटेड है, जॉन फॉसे से रिलेटेड है, और लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था, याद रखना। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि जॉन फॉसे फंस गए, कैसे फंस गए, लिटरेचर लिखते लिखते फंस गए। लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि लिखना, ठीक है, और फंसते फंसते लिखते लिखते फंस गए वो, क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं पीस की, तो पीस के लिए किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। पीस के लिए किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी को। अब इन्होंने क्या किया, ईरान की वोमेन के लिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की और उनके फ्रीडम की बात की, ठीक है। उनके साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन हो रहा था ईरान की वोमेन के साथ, तो उनके ह्यूमन राइट्स की बात की, ये इंपॉर्टेंट है, और फ्रीडम की बात की। तो नरगिस मोहम्मद कहाँ की है, ईरान की रहने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। और पीस के लिए दिया गया, यहीं पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नहीं दिया गया, मतलब बोलने की स्वतंत्रता के लिए इनको पीस का अवार्ड नहीं दिया गया है, नोबेल पीस। क्योंकि अभी यूपीएससी के एक एग्जाम में आया हुआ था कि नरगिस मोहम्मदी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता के लिए क्या पीस का प्राइज दिया गया है, नोबेल नहीं, याद रखना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। लास्ट है इकोनॉमिक का प्राइज, इकोनॉमिक का प्राइज किसको दिया गया, क्लॉडिया गोल्डस्टीन को। ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन से कंट्री की रहने वाली है। इन्होंने क्या किया था, क्लॉडिया गोल्डस्टीन ने वुमेन लेबर मार्केट फोर्स के आउटकम को स्टडी किया था, और ये कहती हैं कि यू कर्व बनता है, क्या बनता है, यू कर्व बनता है। अब यू कर्व क्या है कि बेसिकली जैसे हम अंडर डेवलप कंट्री से डेवलपिंग और डेवलपिंग के बाद डेवलप कंट्री की तरफ जाते हैं, तो पहले जैसे यू का शेप है ऐसे ही वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन घटता और बढ़ता है। तो शुरू में क्या होगा, घटेगा, जैसे यू नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे देखो पेन चल रहा है, और यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बाद में डेवलप कंट्री बन जाएंगे तो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये सारे हमारे क्या थे, नोबेल प्राइज, हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच, तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बात की गई है राना हमीर की, राना हमीर नॉट पूछा हुआ है, तो क्या गलत आंसर हो गया, मालिक सरवार ख्वाजा जहां। ये कहां से बिलोंग करते हैं, सामने लिखा हुआ है मालवा, तो गलत लिखा हुआ है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, जौनपुर से बिलोंग करते हैं, जौनपुर यूपी में है, और यहाँ पे सरकी डायनेस्टी थी, उसके ये फाउंडर थे मालिक सरवर ख्वाजा जहां, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, अब बाकी के तीन भी हम याद कर लेते हैं। राना हमीर, राना हमीर कहाँ से हैं, मेवाड़ से हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे, खीर कौन खाएगा, जो वॉर जीत के आएगा। अब नीचे वाले में भी वॉर है, मारवाड़, तो इसकी नई ट्रिक बना लेते हैं। हमीर में 5 वर्ड हैं, देखो हमीर में क्या है, 5 वर्ड हैं, और मेवाड़ में भी 5 वर्ड है अंग्रेजी अल्फाबेट के, तो ऐसे याद रखेंगे। राणा चुंदा में देखिए 6 हैं, तो मारवाड़ में भी 6 वर्ड हैं, तो चुंदा का मारवाड़ हो गया, हमीर का मेवाड़ हो गया। मालिक राजा फरूखी की बहुत अच्छी ट्रिक है, फरूखी का रूखा उठाया, तो हम खाने को क्या बोलते हैं, रूखा सूखा भोजन कई बार बोलते हैं, ठीक है। रूखा सूखा खाना में नहीं खाना, खाना से खानदेश उठा लिया, और फरूकी का रूखा सूखा उठा लिया, तो रूखा सूखा खाना हमको नहीं खाना, हमको तला बुला ही खाना है, ठीक है, जो तला हुआ है, क्लियर। तो ये याद हो गया, आपको याद रखने हैं, रिपीट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नोबेल प्राइज भी कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लॉक इज टिकलिंग, क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डे।
तो इसका क्या आंसर है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की ये थीम थी। तो अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन और है, हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस डे की थीम मैंने टेलीग्राम में एक क्विज ग्रुप चल रहा है, उसमें मैंने पूछी थी, इट्स टाइम फॉर एक्शन। 90% लोगों ने इसकी थीम गलत बताई थी। हेपेटाइटिस डे की थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। एग्जाम में आ सकती है, वहां क्विज पे पूछी थी, 90% लोगों ने इसकी थीम गलत बताई थी। आपको सही बतानी है और ये डे कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे ही टीबी डे भी आपको कमेंट करके बताना है। योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम आप याद कर लीजिए, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा स्वयं और समाज के लिए। 21 जून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला है वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस के एग्जाम में हमें खुद ही हिंट दी जाती है कि आपको क्या क्या और पढ़ के जाना है। तो आप इस तरह से जब भी एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन हो गए और 25 मिनट हो चुके हैं वीडियो को, बट आपने आज कितना नया सीखा ये भी देखिए। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बट ध्यान से सुनना, आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट कमेंट भी करना है और वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। ठीक है, which of the following Constitution Amendment Act made necessary provision for the implementation of the GST? तो जीएसटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 101 अमेंडमेंट। अब तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये याद होगा। 102वां अमेंडमेंट और देख लेते हैं किससे रिलेटेड है, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट। इसके लिए कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 338B, याद रखना, भूलना नहीं है। 103 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था कि 103 कौन सा है, 104 कौन सा है, तो मैंने 103 को याद करने की ट्रिक बना ली है, आप भी जान लीजिए अगर आपको याद नहीं होता। ईडब्ल्यूएस, 3 वर्ड है, ईडब्ल्यूएस। ऐसे ही तीसरा ही अमेंडमेंट है 103वां, तो ऐसे याद हो गया मुझे। आप लोगों को नहीं याद होता है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 104वां अमेंडमेंट एससी एसटी के रिजर्वेशन को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए किया गया। और अब इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि 100वां अमेंडमेंट, अभी बांग्लादेश में क्राइसिस आए हैं तो मैंने बांग्लादेश पे एक वीडियो बनाई थी, वहां बताया था कि क्या क्या फैक्ट प्रीलिम्स से रिलेटेड बांग्लादेश में आ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लेना। ठीक है, और 100वां अमेंडमेंट बांग्लादेश से रिलेटेड है, हमने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये 2 अमेंडमेंट आपको बताने हैं, 105वां और 106वां अमेंडमेंट आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। कमेंट करके जरूर बताना, सब लोग बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, कि किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे जुलाई में। तो अब देखिए, आपको मान लो नहीं पता है इसका आंसर, वैसे यूएसए के आए थे, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या टिक करके आते? तो जब भी मैंने आपको कई बार बताया है कि सिमिलर वर्ड से अगर कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, इंग्लिश में देखना अधिकतर सिमिलर वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उनमें से ही कोई एक आंसर है। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। 99% केसेस में ऐसा होता है, 1% या 5% केसेस में ऐसा हो सकता है ना हो। तो अगर आपके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं तो ऐसे आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, याद रखना 100% सही नहीं होता, आपका एग्जाम में गलत हो जाए तब आप मुझे ब्लेम करें तब नहीं, बट ऐसे अधिकतर केसेस में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप अपनी रिस्क पे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए, अभी इस बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने आ गया है, अगली बार क्या करेगा, इस साइड लिख देगा, ये एक तरफ इवेंट और इस साइड ईयर लिख देगा, तो हमें इन सबके ईयर भी याद रखने हैं और फिर मिलान करने दे देगा। तो देखिए, शारदा एक्ट कब आया था? 1922 में। तो ये एक्ट किससे रिलेटेड है? चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, कि चाइल्ड मैरिज को रोकना है। तो इसमें बात की गई थी 14 साल के लड़कों के लिए और 18 साल की लड़कियों के लिए मैरिज अलाउ है, इससे कम के लिए मैरिज अलाउ नहीं है। ठीक है, 14 साल के लड़के और 18 साल की लड़कियों के लिए, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी और इसने फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करने की बात कही थी नेहरू रिपोर्ट में। यहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो यूपी पीसीएस में आया गया है, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट जो है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी हैं कि मोतीलाल नेहरू जी हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और एक और चीज याद रखनी है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नेहरू रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया था? डोमिनियन स्टेटस।
ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 1927 में। डांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3214, तो ए आंसर हो गया, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज बताना भूल गया, जो शारदा अधिनियम है ये किसके नाम पे रखा गया है? तो हर बिलास शारदा, ये भी कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो हर बिलास शारदा जी थे, उनके नाम पे ही रखा गया है और उन्होंने ही एडवोकेट किया था कि चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, तो उसके लिए फिर एक्ट आया था, शारदा एक्ट 1929, ठीक है। 37 क्वेश्चन डिटेल में हो गया है। अब अच्छे से सुन के जाना, नोट्स बना लेना या 2 बार वीडियो को सुन लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? मेथामेग्लोबिन के, मतलब किसकी वजह से होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम? तो मेटहीमोग्लोबिन, ठीक है, मेथामेग्लोबिन की वजह से होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। 38 क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, जो बच्चों की स्किन है ब्लू कलर की हो जाती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो सरकार को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बात सही है, 2021 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, कोविड के बाद आए थे हम, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। और इसका कारण क्या है? कथन कारण का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कथन कह रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और उसका कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था भारतीय सरकार को। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि उसमें आपूर्ति में अड़चन थी और अक्षम वितरण था, मतलब सप्लाई चेन बॉटलनेक था और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन था। तो आपको ये बात पता होगी, जब भी सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आएगा, आपूर्ति में अड़चन आएगा, तो क्या होगा कि चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। तो चीज़ों की जब शॉर्टेज होगी तो क्या होगा कि चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है आपूर्ति अड़चन की वजह से। तो शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, फिर मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसलिए क्या आंसर हो गया? ए, ठीक है। और जब भी हम कथन और कारण के क्वेश्चंस को करते हैं तो हम कथन पढ़ने के बाद बिकॉज लगा दें बीच में, कि भारत सरकार ने को बॉटलनेक इन्फ्लेशन का फेस करना पड़ रहा है क्योंकि आपूर्ति अड़चन है, सप्लाई बॉटलनेक है। तो इससे क्या है, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ स्टेटमेंट सही है, तो आप उसे करके आ जाएंगे कि हाँ भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हम पेपर को अटेम्प्ट करना भी देख रहे हैं कि हमें कैसे कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक और ये है कि ऑप्शंस को कई बार इंटरचेंज कर देता है। ए ऑप्शन बना देगा ए इज फॉल्स और इज ट्रू, ए इसको बना देगा, इसको बी, इसको सी, इसको डी, जबकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला। तो ये भी मतलब दिमाग और कान दोनों खोल के पेपर करना है। दिमाग खोल के और करोगे पेपर तभी फायदा होगा, ठीक है। कान खोलने की बात इसलिए कर रहा हूं कि बाहर की चीज़ों को नहीं सुनना है, केवल अपने पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? लाइकन। इसे रट लेना है इस क्वेश्चन को, ये कई बार रिपीट होता है। एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? लाइकन। और स्पेशली देखिए लाइकन क्या है, एनर्जी कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है, एयर से लेता है लाइकन, ठीक है। इसको कवक बोलते हैं हिंदी में, कवक, ठीक है, कवक। अब देखिए, अब ये एटमॉस्फेयर से अपनी एनर्जी लेते हैं लाइकन, ठीक है। तो स्पेशली अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर का पॉल्यूशन है, SO2 का पॉल्यूशन है, तो हमें पता लग जाएगा कि लाइकन डेड होने लगते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो लाइकेन आंसर हो गया, ठीक है। याद रखेंगे, इसे रट लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट। तो मतलब राज्यों के गठन पर विचार कीजिए। तो राज्यों के गठन पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कब बना था, तो ये आपको खुद से करना है। कौन सा राज्य कब बना था? एक बता रहा हूँ, हरियाणा 1966 में बना था, बाकी आपको खुद से मेहनत करनी है। तेलंगाना 2014 में बना था, बाकी आप खुद से करिए कि, और ये रिपीटेड थीम है, ये आपको याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर बी हो गया। और ये सारे स्टेट का फॉर्मेशन आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। 41 हो गया। अभी थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। 42nd क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन में क्या बात की गई है? नेम द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरसना सॉल्ट वर्क। मतलब जो धरसना सत्याग्रह हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह, वहां पे कौन सा विदेशी पत्रकार था जिसने रिपोर्ट किया था? तो आंसर क्या हो गया? वेब मिलर थे, वेब मिलर थे, ठीक है। एक चीज याद रखनी है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, वेब मिलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन जर्नलिस्ट थे।
और ये यूनाइटेड प्रेस से बिलोंग करते थे। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, एक मिनट पेन चेंज कर रहा हूँ। ये यूनाइटेड प्रेस से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है। कहाँ से? वेब मिलर यूनाइटेड प्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। और किस मूवमेंट से रिलेटेड थे? धरसना सॉल्ट सत्याग्रह से इन्होंने प्रॉपर रिपोर्टिंग की थी। क्लियर। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे तो ये धरसना सॉल्ट सत्याग्रह की बात हो गई 1930 के आसपास। तो आपको और चीजें क्या याद रखनी है? देखिए, अब मैं बात करता हूं कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे H.W. नेविंसन। देखिए राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है मैंने, H.W. नेविंसन। ये स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड थे। इन्होंने क्या किया था? स्वदेशी मूवमेंट को बिल्कुल कवर किया था। तो क्या नाम था? H.W. नेविंसन। तो इससे हम पैटर्न बना रहे हैं कि यार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाँ, पूछा जा सकता है। इसी तरीके से यूपीपीसीएस पूछता है। तो H.W. नेविंसन जो जर्नलिस्ट थे, ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, ये भी याद रखना है, अमेरिकन नहीं थे। ये वेब मिलर अमेरिकन थे, यूनाइटेड प्रेस से रिलेटेड थे, जबकि ये H.W. नेविंसन स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड थे। उन्होंने पूरा उसको कवर किया था। वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, याद रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से भी रिलेटेड एक जर्नलिस्ट थे, लुईस फिचर। लुईस फिचर याद रखेंगे, लुईस फिचर। और ये कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लुईस फिचर ने क्विट इंडिया मूवमेंट को डिटेल में पूरा कवर किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर किया था, ये याद रखना। इसी तरीके से पूछ रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट को H.W. नेविंसन ने, लुईस फिचर ने क्विट इंडिया मूवमेंट को। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अमेरिकन थे और ये गांधी जी के साथ चलते थे हमेशा। और इन्होंने गांधी जी पे बायोग्राफी भी लिखी है, गांधी जी के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के बायोग्राफर कौन थे? तो लुईस फिचर। क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने डिटेल में कवर किया। ये अमेरिकन थे, अमेरिकन याद रखना। और वेब मिलर कौन सी प्रेस से बिलोंग करते थे? यूनाइटेड प्रेस से, भूलना नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा एक नाम और, मुझे जैसे ही मैंने देखा तो मुझे न्यू लगा कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, फिलिप स्पार्ट। हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, और आपको खुद से भी इस पर मेहनत करनी है। फिलिप स्पार्ट कौन? 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, उससे रिलेटेड है ये। इनको कन्विक्ट किया गया था, इनको पनिशमेंट मिला था 1929 में। काफ़ी लोगों को मिला था, 28-29 शायद लोगों को मिला था। तो 1929 का केस है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। उसमें तो आपको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस को एक वर्ड में समराइज करना है कि ये किससे बिलोंग करते थे। सी से वर्ड वो शुरू होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43rd वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो सबको याद है 16 सितंबर, इसमें कोई बात ही नहीं करनी है। बट याद रखना, इसमें कुछ मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा गौर से। ओजोन को नापने की यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट है, ये आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब ओजोन जो लेयर होती है वो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसका किसका पार्ट है? तो स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट है। किसका? स्ट्रेटोस्फियर का। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट याद कर लीजिए, कई लोगों को नहीं याद होती, आज याद रहेगी सबसे। 15 से 40 किलोमीटर की हाइट है, और इसी में ओजोन लेयर लोकेटेड है, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, तो अर्थ की जो लेयर है वो हमें सारी याद होनी चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ का सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर, फिर है थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। चलिए, सीक्वेंस तो मैं उम्मीद करता हूं आप खुद से याद कर लेंगे। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो कि एग्जाम में आता है, कि आयनोस्फियर किस लेयर का पार्ट है? तो आयनोस्फियर थर्मोस्फियर का पार्ट है, भूलना नहीं है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आयनोस्फियर किसका पार्ट है? थर्मोस्फियर का पार्ट है। ठीक है, और ये रिपीटेड थीम है, इसको अच्छे से इसकी लेयर याद कर लेंगे, नॉर्थ टू साउथ। यहीं पे एक चीज बता दूं कि ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था, और मैंने जो प्रेडिक्शन की सीरीज चलाई है यूपीपीसीएस के, उस आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पहले ही पार्ट में है, और वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आपको एटलीस्ट एक बार उसे देख लेना है कि क्या क्वेश्चन आया था, और जहां तक मुझे याद है कि पहले ही पार्ट में मैंने कवर कराया है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं 25 दिसंबर। देखिए, अब ऑप्शंस को एनालाइज भी तो करना है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है? अटल जी की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि 2014 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, मिशन इंद्रधनुष। और कब लॉन्च की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्कीम से रिलेटेड अरेंज करने आ जाता है, कौन सी स्कीम पहले लॉन्च हुई, कौन सी स्कीम बाद में। तो इसलिए वो सारी चीजें आपके दिमाग में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस तरह से एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो 25 दिसंबर 2014 को एक स्कीम लॉन्च की गई, उसका नाम क्या था? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, अब इसमें वैक्सीन लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है। तो कितनी वैक्सीन लगाई जाती है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 25 दिसंबर क्लियर हो गया। अटल जी की बर्थ एनिवर्सरी पे हमने गुड गवर्नेंस डे मनाना स्टार्ट किया था।
अब देखिए, इसके अलावा आपको इस साल नेशनल वोटर डे पता होना चाहिए। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को इलेक्शन हुए थे, पूछा जा सकता है, और 2011 से मनाना शुरू किया था, ये भी याद रखना। और क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ईसीआई का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950, ईयर याद रखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, नेशनल वोटर डे क्लियर हो गया। अब इसकी थीम क्या है ये आपको कमेंट करके बतानी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्लियर। इसके अलावा 21 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल आप बता सकते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए ये। इस समय नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अब देखिए, 21 अप्रैल को जो नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी ने पहली बार जो नए रिक्रूट होके आए थे 21 अप्रैल 1947 को, उनको एड्रेस किया था, नए बैच को। तो कब एड्रेस किया था? 21 अप्रैल 1947 को। और कहां पे एड्रेस किया था? दिल्ली में मेटकॉफ हाउस है, मेटकॉफ हाउस, वहां पे एड्रेस किया था। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। मेटकॉफ हाउस में एड्रेस किया था, 21 अप्रैल को एड्रेस किया था, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, काफ़ी डिटेल में कवर किया है, याद रखेंगे। इसके अलावा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखना है, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड है, आपको भूलना नहीं है। यहाँ 21 साल एज हुआ करती थी वोटिंग की, अब वो 18 साल कर दी है। अगला क्वेश्चन बर्थ रेट से रिलेटेड है, विद रेफरेंस टू द बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। तो ये बात सही है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो लिटरेसी बढ़ जाती है, मतलब पढ़े लिखे साक्षर लोग बढ़ जाते हैं। तो जब साक्षर लोग बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं? अपनी मैरिज को वो डिले कर देते हैं, अपनी शादी को वो डिले कर देते हैं। केरल में ऐसा देखा गया है, केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, तो वहाँ पे जो शादी की मिनिमम एज है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैरिज डिले कर देते हैं। यही पहला स्टेटमेंट कह रहा है नागरिकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। अब दूसरा स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। मतलब अगर साक्षरता ज़्यादा है कहीं पे तो निम्न जन्म दर होगी, इनका दोनों का संबंध है। मैंने आपको केरल का एग्जाम्पल देके समझा दिया, तो आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। ऊपर मैंने भी आपको जो मेटकॉफ हाउस के बारे में बताया, वो दिल्ली में यहीं पे फर्स्ट बैच को पटेल जी ने एड्रेस किया था, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45, मुझे जहां तक याद आ रहा है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो आपको क्या करना है? उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल है, इसके टारगेट आपको याद करने हैं और कमेंट करके बताना है क्या क्या टारगेट थे। इस क्वेश्चन में कुछ कमी थी इसलिए इसको डिलीट किया गया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज, आपको अगर कभी भी कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लिया करिए। ये यूपीपीसीएस का एक टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस 2024 का ये डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पे अपने आप डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपको नहीं याद हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पे बेझिझक पूछिए। एग्जाम नजदीक है, अपने डाउट क्लियर करते रहिए साथ ही साथ, ठीक है। और ये सब फ्री है, कोई पेड नहीं है, आप आराम से इससे कनेक्ट हो जाइए, क्लियर। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है इमरजेंसी के लिए, इन केस व्हाट्सएप को कुछ होता है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम है बोरोइंग फीचर से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहाँ कहाँ से उधार लिया है, बोरो किया है। तो देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है, यूएसए से बोरो किया है, सबको याद रहता है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पूछना, क्योंकि आर्टिकल 32 से यूपीएससी 2024 में भी क्वेश्चन आया है, अपने एग्जाम में भी चांसेस हैं कि आना चाहिए आर्टिकल 32 से, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है, और इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को घर पे जाके आज अच्छे से पढ़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी में कंपैरिजन करते हुए अच्छे से पढ़ना। कोई प्रॉब्लम है बेझिझक पूछना, ग्रुप में आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेसिडुअल पावर ऑफ द सेंटर, ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा से ली गई है, ठीक है। अब कनाडा बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे जस्टिन ट्रूडो, तो उनको काफ़ी ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा था, इंडिया कनाडा के रिलेशन भी खराब हो गए थे। तो यूपीएससी ने भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि किस इंडिया वर्ल्ड में ऐसे कौन सा कंट्री है जिसका सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आंसर क्या है? यूएसए कनाडा। ये सब मैं डिस्कस करा चुका हूँ ऑलरेडी। यूएसए कनाडा का जो बॉर्डर है सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, तो याद रखना, आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। और रेसिडुअल पावर कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। इसके अलावा अगर इसी से पैटर्न पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो रेसिडुअरी पावर है किसको दी गई? तो
गवर्नर जनरल को दी गई, ठीक है। वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहा हूं, याद रखना, वहां पे रेस्टिट्यूटरी पावर गवर्नर जनरल को दी गई। और ये यूपीएससी सेम क्वेश्चन पूछ चुकी है। रेस्टिट्यूटरी पावर का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियां। क्या? अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। लास्ट है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं? जर्मनी से, ठीक है। तो इतना याद हो गया। रेस्टिट्यूटरी पावर गलत लिखा हुआ था, कनाडा से ली गई है। अब देखिए यहां पे ऑस्ट्रेलिया वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं आपको चाहता हूं कि वो याद करा दूं। देखिए बोरोइंग फीचर में ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ज्वाइंट सिटिंग और कंकरेंट लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से क्या? ज्वाइंट सिटिंग और कंकरेंट लिस्ट। तो देखिए ज्वाइंट सिटिंग में 2 सिटिंग की बात हो रही है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसी लिस्ट जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, 2 लिस्ट की बात हो रही है, मतलब 2 सिटिंग की बात हो रही है, और सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो मैंने इसको कैसे याद किया है कि ऑस्ट्रेलिया के आप जितने भी प्लेयर देखेंगे वो ऑलराउंडर होते हैं, बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी कर लेंगे अधिकतर। तो मैंने यहाँ पे ऐसे याद किया कि यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग में भी 2 की बात हो रही है, कंकरेंट लिस्ट में भी 2 की बात हो रही है। क्योंकि 2 की बात मतलब सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में 2 सिटिंग। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्रिकेटर हैं, अधिकतर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलराउंडर बहुत हैं। तो ऑलराउंडर मतलब बैटिंग भी कर ले रहे हैं, बॉलिंग भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो याद हो गया ये। इसके अलावा एक ये मुझे ग्लिच लगता है, ट्रिकी लगता है, ये लोग भूल जाते हैं कि राज्यसभा में इलेक्टेड सीट्स होती हैं और नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं। तो जो इलेक्टेड सीट्स होती हैं वो साउथ अफ्रीका से हमने बोरो की हैं, और नॉमिनेटेड सीट्स का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से बोरो किया है। याद रखना, मैंने बहुत ग्लिच बता दिए हैं पॉलिटी में, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इलेक्टेड सीट कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, और नॉमिनेटेड सीट आयरलैंड से। तो कैसे याद रखेंगे कि देखिए आयरलैंड मतलब आयरलैंड एक तरीके से इंग्लैंड का ही पार्ट है नहीं है, बट याद कराने के लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ के लोग क्या करते थे? इंग्लैंड के लोग इंडिया में आके नॉमिनेट करते थे, इलेक्शन को प्रमोट नहीं करते थे, नॉमिनेशन को प्रमोट करते थे, ठीक है। तो आयरलैंड से नॉमिनेशन याद रखना। और साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड वालों ने राज किया था, मतलब वहाँ पे उनका राज, जैसे इंडिया पे राज किया था ऐसे ही साउथ अफ्रीका में राज किया था। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका वालों ने जब आज़ाद हुए तो इलेक्शन को प्रमोट किया, तो ऐसे इलेक्टेड सीट याद रखेंगे। क्लियर? और देखिए यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी में जो भी ग्लिच है वो ग्लिच को याद करते हुए पढ़ना है। ग्लिच मतलब कहाँ ट्रिकी है, किससे क्वेश्चन बन सकता है, वो सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, ध्यान से सुन लेना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नागपुर का नाग उठाया, और हमारी इच्छा है कि हम नाग से मिल लें, मिलना नहीं है भाई, बट नाग से मिलने की हमारी इच्छा है। तो याद रखेंगे मिनरल का मिलना उठाया और नागपुर का नाग उठाया। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अगला है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें मिनरल बाद में लिखा हुआ है, तो हमें नाग से कब मिलना है? बाद में मिलना है। तो हैदराबाद का बाद उठाया और बाद में मिलेंगे, किससे? नाग से। तो और ऊपर नाग से हमने याद रख लिया, नागपुर से मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और हैदराबाद से क्या याद रखा? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अजीबोगरीब ट्रिक्स हैं, बट हमें याद रखनी है कैसे भी करके, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ऐसे ऑप्शंस बने हुए हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, तो इसलिए याद रखना है, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कहां पर है? ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। तो आप सबको पता होगा कि उड़ीसा में बहुत एल्यूमिनियम मिलती है, तो इसीलिए वहीं पे होगा। तो ये हेडक्वार्टर आपको याद कर लेने हैं। थोड़ा मैंने याद कराने की कोशिश भी की है, बाकी खुद से भी कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन 48, बस थोड़ा सा और रह गया है वीडियो, कि G7 समिट से रिलेटेड है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था, इस सीरीज में आपको ये भी बता रहा हूँ कि एग्जामिनर का माइंड सेट क्या होता है पेपर बनाते समय, बताते नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट जो भी आया हमें उससे मतलब नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरे स्टेटमेंट मैटर करता है। देखिए ब्राजील को इन्वाइट किया गया समिट में गेस्ट कंट्री के लिए, तो आप ये देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। अब जब भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो उसने क्या किया होगा? अच्छा ब्राजील की जिसको भी गेस्ट कंट्री बुलाया गया होगा उसकी जगह ब्राजील लिख दिया, ठीक है। भारत को बुलाया गया मान लो, वहां पे इजीली ब्राजील लिख दिया और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब यहाँ एग्जामिनर को मेहनत भी कम लगी ब्राजील लिखने में, और उसने बहुत इजीली स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, और जब भी एग्जाम होगा तो जो भी स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है तो वो ये देख लेता है कि किस स्टेटमेंट को या किस वर्ड को इजीली रिप्लेस करके आंसर लाया मतलब गलत स्टेटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। पिछली वीडियो में भी ऐसे ही मैंने बताया था, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अब इस साल के लिए भी G7 समिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी गए थे, ठीक है। तो इटली के अपूलिया शहर में हुआ था, इटली के अपूलिया के फसानो शहर में हुआ था। पहली बार पोप
जो कि वेटिकन सिटी से हैं, इटली के पास ये छोटा सा नीचे से एक वेटिकन सिटी है, वहाँ के पोप हैं, उनको बुलाया गया था और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की थी। ठीक है, उसके फायदे नुकसान बताए थे। और इस बार G7 समिट में आउटरीच समिट हुआ था, इसमें 12 कंट्री को बुलाया गया और इसमें इंडिया को भी बुलाया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और इटली इसका चेयरमैन था, इस साल अपूलिया शहर में हुआ था। 49 क्वेश्चन बात कर रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ मतलब भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा कौन करता है, मतलब किसकी समीक्षा करती है, तो CAG के रिपोर्ट की वो समीक्षा करती है। ये आपको याद करना है, पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर है, पहले भी बता चुका हूं 266। कंटिजेंसी फंड कौन से आर्टिकल के अंदर है, 267। अब आपको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर में, मैं कमेंट में सबको बताना है। इस बार मैंने कम क्वेश्चंस पूछे हैं बट सबको बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का 50वां क्वेश्चन। अर्बनाइजेशन की 3 स्टेज होती हैं, तो पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज एक्सीलरेशन स्टेज। तो थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन स्टेज बोलते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताने हैं और तभी वीडियो को, इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा। थैंक यू।